नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर, जिसमें हम आज महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपके उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड तथा CBSE बोर्ड और अन्य विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला प्रश्न है, एस्पिरिन है एक। तो एस्पिरिन हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, एस्पिरिन है एक, ये इसका सही ऑप्शन है। पहला प्रतिजैविक, दूसरा है ज्वारनाशी, तीसरा है प्रतिरोधी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास ज्वारनाशी। तो एस्पिरिन एक ज्वारनाशी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास द्रव स्नेही कोलाइड है। तो जरा जो हमारे पास द्रव स्नेही कोलाइड होता है वो होता है, इसका जो ऑप्शन है वो है पहला गोंद, पहला क्या आपके पास गोंद, दूसरा है दूध, तीसरा है रक्त और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास गोंद। गोंद जो होता है एक द्रव स्नेही कोलाइड होता है, दूध जो होता है ये पायस का उदाहरण होता है, रक्त जो होता है वो द्रव विरोधी कोलाइड होता है ना। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपके पास वो क्या है, गोंद। गोंद एक द्रव स्नेही कोलाइड होता है। प्रश्न संख्या आपके पास 3 है कि CO का होल 4 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो +3, दूसरा है -3, तीसरा है +1 और चौथा है -1। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, -1 होगा। कैसे कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो नाम होता है पोटेशियम टेट्राकार्बोनिल कोबाल्टेट होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपसे, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि किस प्रकार से आप IUPAC नाम लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करेंगे और उपसय संयोजन संख्या कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बोनिल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। तो 4 0 क्या हो जाएगी, 0। लेकिन पोटेशियम का क्या होता है, +1 होता है। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास नंबर होगा वही नंबर आपके पास किसका होगा, केंद्रीय धातु परमाणु का होगा। तो इसके पे भी क्या होगा, 1 होगा। लेकिन कौन सा 1 होगा, जो आवेश आपके पास कैलकुलेट करके आया होगा उसके अपोजिट होगा। तो यहाँ पर +1 है तो इस पे क्या आएगा, -1, इसका कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या जो 4 है आपके पास वो है बेरी-बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो बेरी-बेरी रोग होता है वो आपके पास पहला ऑप्शन है विटामिन B12, दूसरा है विटामिन B6, तीसरा है विटामिन B1 और चौथा है विटामिन B2। तो जो बेरी-बेरी रोग होता है वो होता है विटामिन 1 की कमी से। तो आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, थर्ड, यानी विटामिन B1। ठीक है, अगला है इसके बाद अभिक्रिया प्रश्न संख्या 5। अभिक्रिया C2H5O C2H5 +4H C2H5O C2H5 यानी इथॉक्सी ईथेन +4H, ये जब अभिक्रिया करता है रेड P + HI की उपस्थिति में, तो यहाँ पर लिखा गया है कि 2X बनता है + H2O बनता है। तो इसमें X है, X क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास 4H थे, तो 4H में से 2H तो चले गए इसके H2 के साथ। ठीक है ना, और ये ऑक्सीजन चला गया इसके साथ, तो क्या बना दिया, H2O बना दिया। यहाँ पे कितने H बचेंगे, 2H बचेंगे। एक H जुड़ेगा इस C2H5 पे तो क्या हो जाएगा, C2H6। दूसरा H जुड़ेगा इस C2H5 पे, यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, C2H6। तो कितना C2H6 हो जाएंगे, 2C2H6। तो आपके पास ऑप्शन है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या इथाइन। तो एथ मतलब 2 कार्बन है, इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, एथेन होगा। कहीं कहीं पर फॉर्मूला लिखा होगा तो आपने लिखना है C2H6 होगा। कितने C2H6, 2। तो 2C2H6 का निर्माण होता है। तो प्रश्न संख्या 5 का जो आंसर है वो क्या है, पहला है, एथेन सही आंसर है। ठीक है, अगला है आपके पास प्रश्न संख्या 6। कोहरा निम्न में से किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर सॉल, ठीक है ना, दूसरा है इमल्सन, तीसरा है जेल या चौथा है एरोसॉल। तो कोहरा क्या होता है, वे कोलाइड विलयन जिसमें प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, वायु होती है। ठीक है ना, तो कोहरा जो है उसमें प्रक्षेपण माध्यम क्या होती है, वायु होती है, और प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, जल होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एरोसॉल होता है। एरोसॉल की आपसे कभी डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपने क्या लिखना है, वे कोलाइड विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम वायु होती है क्या कहलाता है, एरोसॉल कहलाता है। तो कोहरा कौन सा कोलाइडी तंत्र है, एरोसॉल कोलाइडी तंत्र होता है। तो इसका सही आंसर क्या है प्रश्न 6 का, एरोसॉल यानी 4th।
ठीक है। यहाँ पर धुंध भी पूछा जाएगा तो धुंध भी किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र होता है, एरोसॉल ही होता है। ठीक है। इमल्सन किसका उदाहरण है, इमल्सन होता है हमारे पास जो दूध है। ठीक है। जेल का उदाहरण हो गया जैसे फेंटी गई क्रीम होता है, और सॉल का उदाहरण यानी प्रक्षेप्त प्रावस्था भी ठोस होगी और प्रक्षेपण माध्यम भी ठोस होगा तो क्या कहलाएगा, वो सॉल कहलाता है। तो ये कई बार पूछा गया कि कोहरा निम्न में से किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है, तो आपने क्या लिखना है, एरोसॉल होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या आपके पास 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, K4FeCN6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था है। ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाए या अवस्था पूछी जाए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 0, पहला क्या है 0, दूसरा है +3, तीसरा है +2, चौथा है +1। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा हमारा सही आंसर होगा। तो देखेंगे यहाँ पर एक साइनाइड का क्या होता है, -1 होता है, तो 6 साइनाइड का क्या होगा, -6 होगा। एक साइनाइड का -1 तो 6 साइनाइड का -6। एक पोटेशियम का +1 होता है तो 4 पोटेशियम के +4 हो गए, +4। तो +4 और -6 कितना हो गया, -2। कैलकुलेट कर दिया, -2 है तो Fe क्या होगा, 2 होगा। लेकिन कौन सा 2 होगा, प्लस का 2 होगा, क्योंकि इन दोनों को कैलकुलेट करने पे हमारा -2 आया था। तो Fe पे नंबर वही होगा लेकिन आवेश चेंज होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थर्ड वाला +2 सही आंसर होगा। K4FeCN6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ठीक है। यहाँ पर इसका अगर हम आयुपेशीय नाम की बात करेंगे तो इसका जो आयुपेशीय नाम होगा वो क्या होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और सेकेंड, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट सेकेंड होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन को कहते हैं। तो ये इसका ऑप्शन है आपके पास, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, सिफ अभिकर्मक कहते हैं, फेलिंग अभिकर्मक कहते हैं या टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है आपके पास, टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। यानी अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को कौन सा विलयन कहते हैं, टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है वो क्या होता है, RMGX होता है। ठीक है ना। फेलिंग अभिकर्मक जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। तो फेलिंग ए को क्या बोलते हैं, फेलिंग ए को कहते हैं कॉपर सल्फेट, और फेलिंग बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन को क्या कहते हैं, टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं, जो कि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन फेलिंग विलयन को अपचयित करता है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास फॉर्मिक अम्ल, दूसरा है ऑक्जेलिक अम्ल, तीसरा है एसिटिक अम्ल या चौथा है बेंजोइक अम्ल। कौन सा है जो फेलिंग विलयन को अपचयित करता है। तो फॉर्मिक अम्ल एक ऐसा विलयन होता है जो कि क्या करता है, फेलिंग विलयन को अपचयित करता है। ऑक्जेलिक अम्ल फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, एसिटिक अम्ल भी फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, बेंजोइक अम्ल भी फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। तो आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल फेलिंग विलयन को अपचयित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रेविल थैलिमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विरचन के लिए किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ग्रेविल थैलेमाइड। ठीक है ना। इसका प्रयोग जो किया जाता है यहाँ पर देखेंगे, पहला ऑप्शन है आपके पास तृतीयक एमीन, दूसरा है द्वितीयक एमीन, तीसरा है प्राथमिक एमीन या चौथा है सभी के लिए। तो जो ग्रेविल थैलेमाइड का प्रयोग किया जाता है वो प्राथमिक एमीन के निर्माण के लिए किया जाता है। तो प्राथमिक एमीन के निर्माण के लिए किस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन 10 का आंसर है ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक एमीन के विरचन के लिए किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, पेनिसिलिन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, पेनिसिलिन है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिजैविक है, दूसरा है प्रतिविस्फोधक है, तीसरा है ज्वरोधी है या चौथा है पीड़ाहारी है। तो आपका जो सही आंसर है वो है प्रतिजैविक। तो पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक होता है और एस्पिरिन एक ज्वररोधी या ज्वरनाशी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके पास, एमाइड का एमीन में परिवर्तित किया जाता है।
यानी एमाइड जो है उसको एमीन में परिवर्तन करने के लिए कौन सी अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो पहला है क्लेजन अभिक्रिया या क्लीमेंशन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। दूसरा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तीसरा है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया या हॉफमैन अभिक्रिया। चौथा है पर्किन अभिक्रिया। पहला क्या, क्लेजन या क्लीमेंशन अभिक्रिया। दूसरा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तीसरा है हॉफमैन अभिक्रिया या चौथा है पर्किन अभिक्रिया। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या है, हॉफमैन अभिक्रिया द्वारा एमाइड को एमीन में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13। जो पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं वे कहलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते हैं। पहला है अशोषक, दूसरा है अधिशोषक, तीसरा है वर्धक और चौथा है विष। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है, वर्धक होता है। जो पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं उन्हें वर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वर्धक कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हैबर प्रोसेज में Fe तो उत्प्रेरक होता है लेकिन स्लैश में MO मोलिब्डेनम लिखा जाता है, तो मोलिब्डेनम क्या होता है, इसका वर्धक होता है, प्रमोटर। ठीक है, अगला जो हमारे पास नाइट्रिक अम्ल के निर्माण के लिए ओस्टवाल्ड विधि है उसमें PT/RH लिखा होता है। तो PT तो हमारे क्या है, हमारे पास उत्प्रेरक है, लेकिन RH क्या है, रोडियम होता है। रोडियम यानी वर्धक का कार्य करता है, जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, फलक केंद्रित एকক कोशिका यानी FCC में कणों की संख्या होती है या परमाणु की संख्या होती है। तो FCC में जो परमाणु की संख्या होती है वो होती है हमारे पास 3 तो फलक पे होते हैं, क्योंकि 6 फलक होते हैं। एक जो हमारा कमरा होता है उसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक में आधा परमाणु होता है, तो 6 फलक में कितने परमाणु आ जाएंगे, 3 परमाणु। और कॉर्नर में कितना होता है, 1/8 भाग होते हैं, लेकिन एक कमरे में कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो कुल मिला के कितना हो गया, 1/8 × 8 यानी 1 हो गया। तो 1 + 3 कितना होता है, 4। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 1, थर्ड है 4th एंड फोर्थ है 2। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 4। यानी FCC में कणों की संख्या या परमाणु की संख्या 4 होती है, जिनमें से एक कोने में उपस्थित होता है +3 प्रत्येक फलक पर उपस्थित होते हैं। यानी 3 जो होते हैं वो फलकों पर उपस्थित होते हैं, प्रत्येक फलक पर 1/2 होता है। ठीक है, आज फर्स्ट पार्ट में हमने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 14 तक सभी प्रश्नों को हल किया, जिसमें मुझे आशा है कि आपने प्रश्न संख्या 1 से 14 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे प्रकार से समझ लिया होगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में अन्य बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं।